अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है कि किस तरह जो डेटाबेस की एप्लीकेशन होती हैं उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या कौन कौन सी डेटाबेस की मुख्तलिफ़ तरह की एप्लीकेशंस होती है जिनको डेवलप करके हम अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर मुकम्मल एक प्रोसेस होगा कि किस तरह डेटाबेस एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और उनके कोई कितने कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनकी बिना पर हम डेटाबेस एप्लीकेशन को डिवाइड करते हैं और अपने लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ये अभी तो इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है लोकेशन। अब सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की जब बात करते हैं तो लोकेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई जगह वगैरह ख़रीदने जाते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि यहाँ पे ये लोकेशन कैसी है। ठीक है, ये हमारे लिए सूटेबल है या जो हमने जगह वगैरह को ख़रीदनी है ये उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो लोकेशन मैटर करती है। तो डेटाबेस के अंदर मोस्टली लोकेशन कौन सी होती है जहाँ पे डाटा सेव हो रहा होता है, तो वही जो लोकेशन होती है वही उसके ऊपर ज़्यादातर वो मैटर करती है। ठीक है कि हमारा जो डाटा है वो किस जगह पे सेव हो रहा है और वो ठीक है किस डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा है और वो डेटाबेस की वर्किंग क्या होती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने उसमें देखनी होती हैं। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं कि जी हमारा जो डाटा है ठीक है वो इस डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जी हम कहेंगे जी हमारे डाटा की जो डेटाबेस के अंदर लोकेशन है वो ठीक नहीं है या ये डेटाबेस ही नहीं ठीक। तो लोकेशन जो होती है वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किरदार अदा करती है। उसके बाद आ जाता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी मोस्टली जब इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ वो है 1990s के अंदर। इसका बहुत ज़्यादा क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। सबसे पहले क्या होता था कि कोई भी सिस्टम जो होता था वो एक ही तरह के ऊपर वो काम करता था, वर्क ग्रुप की शक्ल में उसके ऊपर काम वगैरह परफॉर्म किया जाता था। लेकिन जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती है ये एक 90s में इस तरह की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि क्लाइंट को सर्वर से एक अलग तौर पर उसको जोड़ती है। इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए क्या किया गया था कि जी अब यहाँ पे एक तरह से कि सर्वर को आप ये कह सकते हैं कि फ्रंट एंड को बैक एंड से अलग कर दिया गया था। कभी अक्सर इसके सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। आजकल जो प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग वगैरह होती है वो MVC स्ट्रक्चर को फॉलो की जाती है, लेकिन जो पहले होती थी वो वेब फॉर्म्स को फॉलो की जाती थी। तो वेब फॉर्म एक ऐसी उसके ऊपर क्या होता था कि डेटाबेस का भी सारा कोड उसी के ऊपर लिखा हुआ था और उसके बाद फ्रंट एंड का भी जो कोड होता था वो भी उसके ऊपर ही लिखा हुआ होता था। तो एक तो वो कोड जो होता था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था जिसकी वजह से इसको अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं था। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो डेटाबेस है उसको अलग तो उसका कोड लिखना शुरू कर दिया और जो सामने फ्रंट एंड है ठीक है उसका कोड उन्होंने अलग तौर पर लिखना शुरू कर दिया। तो क्लाइंट सर्वर एक टेक्नोलॉजी है, इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये किस के बेस करती है और किस तरह ये चलती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड प्रोसेसर के यानी कि वही बात आ जाती है कि इसको क्या किया कि उन्होंने फ्रंट एंड का उसका जो था वो उसको अलहदा कर दिया ठीक है और बैक एंड को उन्होंने अलहदा तौर पर डिस्कस कर दिए कि यानी कि जो भी डेटाबेस है ठीक है वो एक अलहदा जगह के ऊपर रन हो और जो हमारे व्यूज़ वगैरह हैं जो ठीक है जो हमारा फ्रंट एंड है वो एक अलहदा जगह पे रन हो सके ताकि हम इजीली हमारे लिए
कोई भी जो कोड होगा वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो इसलिए क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। और क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का ये भी एक एडवांटेज होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपका डाटा है, ठीक है, जो कि किसी कंपनी का डाटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिस्टम के अंदर पड़ा होगा, तो बाकी लोग उसको किस तरह फैच करेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो सारे का सारा डाटा था, उन्होंने इसको एक ऐसे सर्वर के ऊपर कंट्रोल कर रख दिया ताकि कोई भी एज ए क्लाइंट आए और इस डाटा को वो अपनी तरह से फैच कर सके। पहले सिस्टम में क्या होता था कि जब भी डाटाबेस जो होता था, ठीक है, क्लाइंट सर्वर वो एक ही के ऊपर यानी कि एक ही सिस्टम के ऊपर एक ही कंप्यूटर के ऊपर होता था, ठीक है। जिस कंप्यूटर के ऊपर क्लाइंट है उसी कंप्यूटर के ऊपर उसका सर्वर भी वही है। आजकल जिस तरह सिंपल सी बात है, जो पर्सनल कंप्यूटर हो रहे हैं यूज़ होते हैं, ये इसी बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आप ये देखते हो कि आपका कोई भी जो डाटा है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी अलग सर्वर के पास नहीं जाना पड़ता। तो इसी तरह जो पर्सनल कंप्यूटर है वो मेन क्या होता है कि वो क्लाइंट भी एक ही वही कंप्यूटर है और उसके बाद सर्वर भी उसका वही कंप्यूटर है। उसके बाद जैसे जैसे इसके अंदर तरक्की वगैरह आना शुरू होगी, ठीक है, तो बिज़नेस लोगों की जो डिमांड्स वगैरह थी बिज़नेस रूल्स के मुताबिक वो बढ़ना शुरू हुई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस मेथड को चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे नेटवर्किंग के अंदर बेहतरी आना शुरू होती गई तो उन्होंने अपने लिए जो डाटा था उसके अंदर भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट लानी शुरू कर दी कि जी जो डाटा है उसको एक हम ऐसी जगह पे सेंट्रलाइज्ड कर दें, ठीक है, ताकि वो क्या हो कि जहाँ पे वो पड़ा रहे और एक तो उसको इजीली आसानी से एक्सेस किया जा सके और दूसरा वो हर कोई जो पर्सन जिसको उसकी रिक्वायर्ड है वो उसको इजीली जो है वो एक्सेस कर सके। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर लिंक थ्रो वर्क ग्रुप, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर वर्क ग्रुप की सूरत में काम कर रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ लोग जो होते थे वो एक ही पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर काम करते थे, जो कि एक ग्रुप की सूरत में उनको जो काम वगैरह या टास्क वगैरह परफॉर्म करके देता था। अब इसकी मैं सिंपल से अगर एग्जांपल दूं तो पहले क्या होता था कि जब कंप्यूटर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था शुरू हुआ, तो लोग क्या करते थे कि जी मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर होते थे और उनके ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम वगैरह जो होते थे वो पड़े हुए होते थे। तो वो क्या होता था कि लोग उसके अब एक कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ एक ही किस्म का जो सॉफ्टवेयर होता था वो सेव होता था, तो लोग क्या करते थे कि वो अपना काम उसी के ऊपर वो करते थे। और आजकल क्या होता है कि कंप्यूटर जो होते हैं वो एक ग्रुप की सूरत में आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी उनका एक 5 सिस्टम का 6 सिस्टम्स का वो एक अपना एक उन्होंने ग्रुप क्रिएट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो आगे आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हुए हुए होते हैं। इसकी मेन रीज़न ये होती है कि जो क्लाइंट सर्वर है ये दरअसल उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि उसको एक्सेस करने की और उसके बाद उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी यानी कि उसके काम करने की जो मयार है, ठीक है, या रफ्तार है, वो उसको तेज़ करता है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर जो होता है वो मोस्टली लैन सिस्टम के ऊपर बेस करता है, ठीक है। लैन सिस्टम कौन सा होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो कि क्या होता है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम रहते हुए काम करते हैं लोग, सिस्टम जो मुख्तलिफ सिस्टम्स वगैरह होते हैं वो उसके अंदर ही रहते हुए वो क्या करते हैं कि काम करते हैं। मोस्टली उनके दरमियान वो ये आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि वो उनके दरमियान कोई भी जो 100 फीट के एरिया के अंदर वो उसको एक्सेस कर सकता है। मोस्टली लैन जो होती है ये क्या होती है कि लैन मोस्टली वायर्स के ज़रिए जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सिस्टम वगैरह जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं कि वो उनमें वायर्स के ज़रिए ही वो सारे सिस्टम जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हुए होते हैं। उसके बाद जो मोस्टली क्लाइंट सर्वर है वो
3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रोसेसिंग लेयर और स्टोरेज लेयर। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, प्रोसेसिंग लेयर क्या होती है और स्टोरेज लेयर क्या होती है, इनको हम फर्दर इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नीचे भी उसको लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो इसको एक्सप्लेन करती हैं। जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो इनपुट आउटपुट, यानी कि वो मोस्टली जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो यूज़र रिलेटेड जो होती है वो चीज़ों को हैंडल करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने कोई चीज़ वगैरह देखनी है या उसने कोई चीज़ वगैरह कोई इनपुट वगैरह देनी है या कोई आउटपुट वगैरह देखनी है, तो मोस्टली वो प्रेजेंटेशन लेयर उसको यूज़ करते हैं। और इसको हम फ्रंट एंड के तौर पर फ्रंट एंड भी कह सकते हैं कि जी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो एज ए फ्रंट एंड इस्तेमाल होती है। यानी कि यूज़र को व्यूज़ के रिलेटेड जो भी डाटा रिक्वायर्ड होता है वो किसके ज़रिए एक्सेस करता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर के ज़रिए ही एक्सेस करता है। उसके बाद दूसरी आ जाती है प्रोसेसिंग लेयर। प्रोसेसिंग लेयर क्या आती है कि प्रोसेसिंग लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसके अंदर के बिज़नेस रूल्स वगैरह डिफ़ाइन किए जाते हैं। अब कोई भी जो वर्किंग वगैरह या किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का मकसद होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड जितना भी डाटा वगैरह या उसकी डेफिनेशंस वगैरह रखी जाती हैं वो प्रोसेसिंग लेयर के अंदर ही रखी जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है, तो उसके मुख्तलिफ रूल्स वगैरह को, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को, पॉलिसीज़ वगैरह को जो जब उसको रखा जाता है किसी एक जगह पे, तो वो होती है प्रोसेसिंग लेयर जो कि बिज़नेस रूल्स को मैनेज करती है। और उसके बाद तीसरी जो इसकी लेयर होती है वो है स्टोरेज लेयर होती है। ठीक है, स्टोरेज लेयर मोस्टली क्या करती है कि स्टोरेज लेयर डाटा को सेव करती, डाटा को एक्सेस करती है, डाटा को यानी कि डाटा के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह जितने भी परफॉर्म हो रहे होते हैं वो स्टोरेज लेयर ही उसको हैंडल करती है। डाटा एक्सेस करना, डाटा मेंटेन रखना, ठीक है, डाटा की अपडेशन वगैरह, डिलीशन वगैरह, वो सारी की सारी जो होती है वो स्टोरेज के लेयर के अंदर ही परफॉर्म हो रही होती है। तो मोस्टली ये क्लाइंट सर्वर जो होता है ये 3 लेयर के ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाती है पार्टीशनिंग एप्लीकेशन। अब पार्टीशनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, पहले एप्लीकेशन पार्टीशनिंग हेल्प अस इन टेलरिंग। ठीक है, टेलरिंग का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसका बाय डेफिनेशन देखे जाए तो दर्जी, ठीक है, यानी कि ये एक क्या काम करती है कि ये हमें एक डायरेक्शन देने में मदद देती है। ठीक है, हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में एक अलग-अलग जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये उसके बारे में हमें बताती है। आजकल पार्टीशनिंग एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पार्टीशनिंग एप्लीकेशन में क्या होता है कि मोस्टली जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी आपकी एप्लीकेशन वगैरह जो होती है उसको मुख्तलिफ पार्टीशन में डिवाइड करके हम इजीली क्या कर सकते हैं कि उसको अपने तौर पर हैंडल कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन और पार्टीशन, यानी वेब एप्लीकेशन जितनी भी मोस्टली होती हैं वो पार्टीशन होती हैं, यानी कि वो मुख्तलिफ हिस्सों में वो उसको डिवाइड किया होता है। अब प्रोग्रामर मोस्टली क्या करते हैं कि उन्होंने जब से एप्लीकेशन वगैरह को की पार्टीशनिंग करना शुरू किया तो उसके वजह से एक तो उसके जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर बेहतरी आती है। ठीक है, उनको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और दूसरा, उनकी जो वर्किंग होती है वो भी तेज़ हो जाती है कि यानी कि वो जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आजकल ज़्यादातर जो भी पार्टीशनिंग एप्लीकेशन होती है ये मोस्टली क्लाइंट साइड के ऊपर ही इसको ये समझ लें कि क्लाइंट साइड के ऊपर ही इसको ज़्यादातर इम्प्लीमेंट करके उसका रिज़ल्ट वगैरह देख लिया जाता है। पार्टीशनिंग एप्लीकेशन का अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो आजकल जितने भी फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, वो 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं। पहले क्या होता था कि पहले उनको एक ही जगह पे सारे के सारे कोड को लिख दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि उस कोड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिसको आजकल MVC का नाम दिया जाता है या मॉडल व्यू कंट्रोलर का नाम दिया जाता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर में क्या होता है कि अब व्यू जो होता है वो तो फ्रंट एंड को यानी यूज़र को हैंडल करता है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस को हैंडल करता है। उसके बाद आ जाता है मॉडल। मॉडल का काम क्या होता है कि मॉडल जो होता है
वो मोस्टली जितनी भी हमारी डाटाबेस के रिलेटेड चीज़ें होती हैं या डाटाबेस हमारी होती है वो उसको हैंडल करता है। और उसके बाद कंट्रोलर का काम क्या होता है कि कंट्रोलर इन दोनों के दरमियान एक राब्ते का काम करता है। तो इस तरह हम जैसे जैसे एप्लीकेशन को मुख्तलिफ यानी कि एप्लीकेशन को पार्टीशन वाइज डिवाइड किया जाता है तो काम करने में और उस एप्लीकेशन के ऊपर ग्रिप करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद इम्प्रूव ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस, ठीक है, ये उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं वैल्यूज़ डाटा की फैच करने की, ठीक है, या जो भी उसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये उसको काम इसका काम क्या होता है कि ये उसको ईज़िली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आता है। उसके बाद ये डाटा को ज़्यादातर एसक्यूएल वगैरह को, ठीक है, ये स्टैटिक फॉर्म में हो, स्टैटिक एसक्यूएल और डायनामिक एसक्यूएल को भी हैंडल कर सकता है। अब डायनामिक एसक्यूएल आजकल ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल हो रही है। डायनामिक एसक्यूएल ऐसी जिसमें कि मुख्तलिफ वेब पेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिक में यही होता है कि उसके अंदर सिंपल से हमने प्रोसीजर्स या ट्रिगर्स वगैरह रखे होते हैं उन, और जब भी कोई भी काम होता है तो वही ट्रिगर और वही प्रोसीजर उसको रन कर देते हैं। लेकिन जो डायनामिक होती है, डायनामिक जो होती है वो अपने मुख्तलिफ, एक तो उसका जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ वेब पेजेस को एक्सेस करने के काबिल हो जाती है। उसके बाद आगे जो कंसेप्ट आता है वो फैट क्लाइंट और थिन क्लाइंट का आता है। अब फैट क्लाइंट और थिन क्लाइंट क्या होता है, मोस्टली ये उसी बेस पे इसको एक सिर्फ डिवाइड किया हुआ है कि फैट क्लाइंट क्या होता है और थिन क्लाइंट क्या होता है। दरअसल हमने पहले देखा था कि जो कि क्लाइंट सर्वर लेयर है, क्लाइंट सर्वर है, उसके तीन लेयर के ऊपर मुश्तमिल होता है। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर, और उसके बाद प्रोसेसिंग लेयर के ऊपर, और उसके बाद स्टोरेज लेयर के ऊपर। अब जो फैट क्लाइंट होता है, ठीक है, यानी कि फैट क्लाइंट इस तरह नाम दिया जाता है क्योंकि फैट क्लाइंट के अंदर जो कि क्लाइंट है वो मोस्टली दो जो उसकी सर्वर्स या दो उसकी लेयर्स होती हैं उसको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। एक तो वो अपनी यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर को हैंडल कर रहा होता है, और दूसरी वो प्रोसेसिंग लेयर भी जो होती है वो भी क्लाइंट के ऊपर ही मोस्टली बेस कर रही होती है। यानी कि उसके अंदर जो भी लॉजिक वगैरह या मॉडल, वो आप कह सकते हो कि बिज़नेस रूल्स वगैरह डिफ़ाइन किए जाते हैं, वो मोस्टली क्लाइंट साइड के ऊपर ही उसको ज़्यादातर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस वजह से इसको फैट क्लाइंट का नाम दिया जाता है क्योंकि क्लाइंट यहाँ पे क्या करता है कि दो लेयर्स को क्लाइंट जो होता है वो खुद हैंडल कर रहा होता है। जबकि यहाँ पे तीसरी बात जाती है लॉजिक लेयर, तो लॉजिक लेयर को सिर्फ वो डाटाबेस जो होता है सिर्फ वही उसको हैंडल कर सकता है। उसके बाद आ जाता है थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट में ये होता है कि क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट सर्वर, इस तरह के क्लाइंट सर्वर के अंदर वो क्या करता है कि क्लाइंट सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर को हैंडल करता है, बाकी प्रोसेसिंग लेयर और स्टोरेज लेयर को आगे वो दूसरे सर्वर ही हैंडल कर रहा होता है। यानी जितने भी आप कह सकते हो कि डाटा के रिलेटेड या बिज़नेस रूल्स वगैरह जो भी इसके अंदर होते हैं उनको जो डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है, वो भी डाटाबेस के अंदर ही यूज़ किया जाता है। तो तीन क्लाइंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर को ही हैंडल करता है। तो इस तरह जो कि फैट क्लाइंट की जब बात करते हैं तो इस तरह मोस्टली जो हमारा या हमारी एप्लीकेशन है वो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन हो जाती है, क्योंकि जब दो लेयर उसको हैंडल करती हैं तो क्लाइंट उसको दो लेयर्स को हैंडल कर रही है, तो मोस्टली वो टू थर्ड जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको तो वो क्लाइंट साइड ही हैंडल करता है। तो इसलिए मोस्टली वो क्लाइंट ओरिएंटेड जो होती हैं वो एप्लीकेशन बन जाती हैं। और उसके बाद थिन क्लाइंट में वो मोस्टली सर्वर ओरिएंटेड होती हैं क्योंकि सर्वर जो होता है वो मोस्टली दो चीज़ों को, वो दो लेयर्स को वो खुद हैंडल कर रहा होता है। तो इस वजह से ये थिन लेयर और फैट लेयर का इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है टू टायर डाटाबेस का कंसेप्ट, ठीक है। हमने पहले चैप्टर में भी इसके रिलेटेड कुछ थोड़ा सा पढ़ा था कि टू टायर क्या होता है। टू टायर ऐसा डाटाबेस होता है जो कि सिर्फ क्लाइंट और सर्वर के ऊपर ही मुश्तमिल होता है। इसको टू टायर का नाम भी दिया जाता है। मोस्टली ये सिमिलर ही होता है उसके लिए, क्लाइंट सर्वर के लिए, ठीक है। तो मोस्टली जिस तरह के क्लाइंट सर्वर वगैरह टास्क वगैरह परफॉर्म करता है, ये भी सेम टू सेम उसी तरह के टास्क वगैरह जो है ये परफॉर्म करता है।
इसके अंदर क्लाइंट साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटेशन, डाटा एंड बिजनेस लॉजिक। ठीक है, टू टायर के अंदर ये इस तरह का क्लाइंट साइड जो होता है ये मोस्टली दो लेयर्स को हैंडल करता है, प्रेजेंटेशन लेयर को और डाटा और बिजनेस बिजनेस लेयर को। ठीक है, डाटा लेयर को तो सर्वर आगे हैंडल करता है। तो इसी वजह से ये टू टायर जो होती है इसको हम सिंपल अगर हम क्लाइंट सर्वर की लैंग्वेज में डिफ़ाइन करें, ठीक है, या फैट और थिन क्लाइंट की लैंग्वेज में डिफ़ाइन करें तो ये हमारे लिए एक फैट क्लाइंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लाइंट साइड होती है वो दो लेयर्स को हैंडल कर रही होती है। ठीक है, जबकि जो सर्वर होता है वो उसका काम क्या होता है कि वो उसकी जो डाटा लॉजिक लेयर होती है, ठीक है, डाटा लेयर वो उसको हैंडल कर रहा था, जिसके अंदर के सिर्फ वो डाटाबेस के रिलेटेड ही जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं वो उसको परफॉर्म करता है। सर्वर साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एक्सेस एंड प्रोसेसिंग डाटा, यानी उसी की बात कर रहा है कि जो हमारी डाटाबेस लेयर्स होती है वो क्या करती है कि वो सर्वर के रिलेटेड जो भी डाटाबेस के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह या मुख्तलिफ प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो यहाँ डाटा को सेव करने का जो प्रोसेस हो रहा होता है ये उसको हैंडल करता है। तो टू टायर मोस्टली ये लैन के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मोस्टली क्लाइंट सर्वर डाटाबेस के ऊपर ही डिपेंड की, यानी कि डाटाबेस की किस्म का होता है। तो क्लाइंट सर्वर जो होते हैं वो भी मोस्टली लैन को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क विद इन 100 फीट एरियाज़ या विद इन 1 माइल एरियाज़। ठीक है, इसके अंदर अंदर ही वो क्या करते हैं कि लैन का जो होता है वो काम करता है। मोस्टली टू टायर डाटाबेस जो होती है वो डिपार्टमेंटल यूज़ के लिए होती है। ठीक है, ये इसलिए यूज़ की जाती है या डिपार्टमेंट के अंदर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एक तो वहाँ पर हमारे लिए जो थ्रेट होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, लोगों को डाटा को फैच करने के या डाटा को अनऑथोराइज्ड या अनलीगल तरीके से उसको एक्सेस करने का जो हमारे पास थ्रेट मौजूद होता है ये बहुत कम हो जाता है डिपार्टमेंट विद इन डिपार्टमेंटल यूजेस, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ इसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, अदरवाइज़ कोई भी इसको यूज़ कर नहीं सकते या उसकी ईज़िली वो उसको एक्सेसिबल नहीं होता। तो मोस्टली जो टू टायर डाटाबेस है ये डिपार्टमेंटल यूजेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर एक ऐसे ये कह लें कि पीस ऑफ एप्लीकेशन होता है जो कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक राब्ते का काम करता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को आपस में वो इस तरह से कनेक्ट करता है मिडलवेयर के जो इनके दरमियान एक तरह के कनेक्शन का काम करता है। इसकी मैं अगर मिसाल दूं सिंपल सी, तो MVC में क्या होता है कि मॉडल और व्यू, मॉडल जो होता है वो मोस्टली डाटाबेस के रिलेटेड होता है और व्यू जो होता है वो फ्रंट एंड होता है। तो कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोलर का काम क्या होता है कि ये व्यू को भी हैंडल करता है और उसके बाद डाटाबेस को भी हैंडल करता है और इन दोनों के दरमियान ये राब्ते का काम करता है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ जो होती है जो कि किसी दो एप्लीकेशन के दरमियान एक कनेक्टिविटी का किरदार अदा करती है उसको हम मिडलवेयर का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 3 टायर आर्किटेक्चर। अब सिंपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी लिखी हुई हैं, ठीक है, 2 टायर की, जिसमें VB.NET एग्जांपल है। ठीक है, और उसके बाद वो एक जावा की एग्जांपल है कि किस तरह इसमें एग्जांपल्स वगैरह में उन्होंने ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि 2 टायर में किस तरह जो व्यूज़ होते हैं वो डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी वो मुख्तलिफ क्यूरीज वगैरह यूज़ करते हुए उसको हैंडल कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है कि इनको एक दफ़ा देख लेना कि दो मुख्तलिफ तरह की क्यूरीज जो होती हैं, ठीक है, वो उसको हैंडल करने का काम करती हैं। जिस तरह अगर हम VB.NET की बात करते हैं तो VB.NET के अंदर मोस्टली ये एक जो इसके दरमियान मिडलवेयर होता है वो ADO.NET होता है। ठीक है, ADO.NEट क्या काम करता है कि ये एप्लीकेशन का, ठीक है, डाटाबेस के साथ एक कनेक्शन का काम करता है। तो VB में मोस्टली इस तरह की एप्लीकेशन वो लेयर वगैरह इस्तेमाल की जाती है जो कि मुख्तलिफ क्यूरीज को उसको इस्तेमाल करते हुए डाटा को एक्सेसिबल फॉर्म में लेके आता है। मोस्टली ये SQL कमांड को ही मैनेज करती है। ठीक है, तो SQL कमांड को यूज़ करते हुए डाटा को अपडेट या डिलीट वगैरह किया जा सकता है।
इसकी एग्जीक्यूट रीडर मेथड है और उसके बाद एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी मेथड है। ये दो मेथड जो होते हैं इनका मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह क्या है वो यहाँ पे आप इसको बुक के अंदर से खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है 3 टायर आर्किटेक्चर। तो 3 टायर आर्किटेक्चर में सिंपल सी बात है कि सिर्फ अगर सिंपल सी बात करें तो एडिशन ऑफ 1 मोर सर्वर, ठीक है, यानी कि एक सर्वर इसके अंदर हमने अलहदा से इसको इसके अंदर इंस्टॉल किया होता है और उस सर्वर का नाम जो होता है उसको एप्लीकेशन सर्वर का नाम दिया जाता है। मोस्टली 2 टायर आर्किटेक्चर में 3 टायर आर्किटेक्चर का ये होता है कि 3 टायर आर्किटेक्चर जो होता है इसका कहाँ ये इसकी स्केलेबिलिटी किसी भी एप्लीकेशन की, ठीक है, यानी कि उसके एरिया उसके यानी कि एक्सेस करने का एरिया, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी उसको इजीली एक्सेस कर सकता है और परफॉर्मेंस वगैरह जो होता है वो उसको इंक्रीज़ कर सकता है। अब इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो हम तीसरा सर्वर या एक और सर्वर हम यूज़ करते हैं जिसको एप्लीकेशन सर्वर का नाम दिया जाता है। अब जब क्लाइंट कोई भी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जब वो अपनी कोई भी उसको डेटाबेस उनको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो डेटाबेस के पास अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वो एप्लीकेशन जो होती है वो एप्लीकेशन सर्वर के पास जाती है, ठीक है, कोई भी जो रिक्वेस्ट वगैरह क्लाइंट सेंड करते हैं तो वो एप्लीकेशन सर्वर के पास जाती है और एप्लीकेशन सर्वर फिर आगे क्या करता है कि उसको डेटाबेस सर्वर के पास भेजता है और उससे वो क्या करता है डाटा को एक्सेस करता है। पर मोस्टली क्या होता है कि एप्लीकेशन सर्वर जो होता है ये कह लें कि एज ए कैशे के तौर पर उसके अंदर इस्तेमाल होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जो चीज़ वगैरह जिसके लिए कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, अगर तो एप्लीकेशन सर्वर के पास वो चीज़ या उस वो डाटा मौजूद है तो वो क्या करेगा कि वो क्लाइंट को खुद ही अपनी तरफ से भेज देगा, ठीक है, वो डाटाबेस की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि इसकी जो एक तो परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इतना ज़्यादा भी डाटाबेस के साथ हमारा जो अट्रैक्शन है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो इसके बाद ये मोस्टली इसी तरह की चीज़ों को हैंडल करता है। उसके बाद फायरवॉल्स होती हैं, फायरवॉल जो होती हैं वो प्रॉक्सी सर्वर्स वगैरह मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों को कि जो कि अनऑथोराइज्ड या अनलीगल होती हैं, ये इनके लिए एक दीवार का काम करते हैं। आजकल मोस्टली आप कंप्यूटर्स के अंदर फायरवॉल्स देखते हो तो फायरवॉल्स का काम क्या होता है कि कोई भी जो अनऑथोराइज्ड यूज़र आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं कर सकता, ये आपको एक सिक्योरिटी के तौर पर मुहैया होती हैं। और 3 टायर आर्किटेक्चर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डाटा जो पड़ा हुआ होता है, ठीक है, वहाँ पर 3 टायर आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो मोस्टली क्लाइंट साइड की जो रिक्वेस्ट होती हैं वो जो डाटाबेस होता है, ठीक है, एप्लीकेशन जो हम सर्वर वगैरह यूज़ करते हैं वही उसकी जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफ़िल कर देता है, जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जितनी भी उसके अंदर वो एप्लीकेशन जो सर्वर होता है उसको मुख्तलिफ एप्लीकेशन लैंग्वेजेस के अंदर लिखा जाता है, जिस तरह के C#, जावा वगैरह इस तरह जो भी होती हैं इस तरह की लैंग्वेजेस के अंदर उसको लिख लिया जाता है। तो ये इस तरह 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में ये मुकम्मल तौर पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या हमें एक काम करने के अंदर जो सहूलत है वो मुहैया करता है। ओके स्टूडेंट, यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे फ़र्दर इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।